अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स, ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस हमारा जो चैप्टर नंबर 14 है उसका पार्ट है मैक्रोमोलिक्यूल्स का। इसमें हम लोग पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगी कि पॉलीमराइजेशन प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, हम इसको पॉलीमराइजेशन प्रोसेस क्यों कह रहे हैं। इसके बाद जो हम इसकी जो टाइप्स हैं पॉलीमराइजेशन प्रोसेस की, आज के लेक्चर में मैं आपसे यही दोनों बातें जो है वो डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम आते हैं पॉलीमराइजेशन प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं और उसके बाद जो है इसकी टाइप्स की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख रहे हैं कि इसकी डेफिनेशन यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है कि पॉलीमराइजेशन प्रोसेस क्या है, द प्रोसेस इन विच स्मॉल यूनिट्स दैट इज मोनोमर्स, ठीक है। जो ऐसा प्रोसेस जिसमें जो स्मॉल यूनिट्स हैं, ठीक है, स्मॉल यूनिट्स जिनको क्या क्या हम बोलते हैं, मोनोमर्स कहते हैं। दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म लार्जर यूनिट्स। लार्ज यूनिट्स ये आपस में जब ये कंबाइन होती हैं स्मॉल यूनिट्स, तो ये लार्जर यूनिट्स बना देती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, पॉलीमर्स कहते हैं। तो जो स्मॉल यूनिट्स थी उनको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, मोनोमर्स कहते थे। तो जो आपस में ये कंबाइन होकर जब लार्ज यूनिट्स बनाएंगी तो उनका हम क्या कहेंगे, पॉलीमर कहेंगे, ठीक है। सो इस प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने इन शॉर्ट अगर हम इसको लिखें तो हम कैसे, ये तो आपने प्रॉपर डिफाइन कर लिया, ठीक है, लेकिन एक छोटी सी स्कीम के थ्रू आप इसको रेडी कर सकते हैं कि जैसे मैंने कहा कि क्या होता है कि मोनोमर यूनिट्स जो हैं, ये प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, जो स्मॉल यूनिट्स हैं जिनको हम मोनोमर्स कहते हैं, ये कंबाइन होती हैं और कंबाइन होने के बाद क्या बना देती हैं, एक लार्ज यूनिट जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीमर, ठीक है। ये मोनोमर यूनिट्स जो हैं, स्मॉल यूनिट्स कंबाइन करती हैं, लार्ज यूनिट बनाती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। तो मोनो का मतलब क्या होता है, वन, एंड पॉली मीन्स मैनी। मतलब क्या होगा कि एक एक यूनिट कर करके सारी जो है यूनिट्स जब कंबाइन होंगी और एक लार्ज यूनिट जो है वो बन जाएगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीमर कहेंगे, ठीक है। और इस सारे प्रोसेस को, जिसमें ये सारा प्रोसेस हो रहा होगा कि मोनोमर यूनिट्स पॉलीमर में कन्वर्ट हो रही होंगी, तो लार्ज यूनिट में कन्वर्ट हो रही होंगी, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में सारा बस शॉर्टकट बता रही हूँ कि आप इसको इस तरह से डेफिनेशन को प्रॉपर वे में अगर आपने रेडी करना है तो आप इस तरह से इसको रेडी कर सकते हैं, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को, ठीक है। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन जो है वो आपको क्लियर हो गई है। अब मैं आती हूँ टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस की तरफ, ठीक है। तो टाइप्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो है ये इसमें टू मेन टाइप्स आ जाती हैं पॉलीमराइजेशन प्रोसेस की, और ये किसने डिस्क्राइब की थी, 1929 में WH कैरोथर्स ने, ठीक है स्टूडेंट्स। ये WH कैरोथर्स ने जो है वो डिस्क्राइब की थी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस की जो है वो टू मेन टाइप्स इसने बताई थी। फर्स्ट जो हमारे पास टाइप है पॉलीमराइजेशन प्रोसेस की, वो है एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। फर्स्ट जो है वो एडिशन पॉलीमराइजेशन, और जो सेकंड है उसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो स्टूडेंट्स ये मैं आपको बता दूं कि ये अगर हम इनकी प्रॉपर टाइप को डिस्कस करें डिटेल में, अभी मैं आप लोगों से डिस्कस भी करूंगी, लेकिन आज के लेक्चर में मैं आप लोगों से जो है वो एडिशन पॉलीमराइजेशन को डिस्कस करूंगी, और इससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों से कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को डिस्कस करूंगी। वो इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि एडिशन पॉलीमराइजेशन में भी एक इसका प्रॉपर जो है वो मैकेनिज्म भी है, आ जाता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ये फॉलो होता है इसके अंदर, और उसके थ्रू जो है वो एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है। तो इसी वजह से वो प्रॉपर मैकेनिज्म समझाने के लिए मैं चाह रही हूँ कि वो आज के लेक्चर में मैं आप लोगों से डिस्कस करूँ। तो ये टाइप जो है, फर्स्ट टाइप जो है वो एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस की, वो मैं आज के लेक्चर में डिस्कस करूँगी, और उससे नेक्स्ट जो है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट तो आपने अंडरस्टैंड करना है एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है। सबसे पहले हम इसी तरह इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन इन विच मोनोमर्स सिंपली ऐड टुगेदर विदाउट एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, सबसे पहले तो आपने इसको डिफाइन करना है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन, जैसे कि मैं आपको वर्ड इंडिकेट कर रहा है कि एडिशन हो रही है, मतलब जिसमें क्या होगा कि मोनोमर यूनिट्स क्या होंगी, ऐड होंगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपने स्टार्ट में डेफिनेशन में ही पढ़ा था पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में कि स्मॉल यूनिट्स जो हैं वो कंबाइन होती हैं, ठीक है, और लार्जर यूनिट्स बनाती हैं। तो अब यही बात यहाँ पर हो रही है कि द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस इन विच मोनोमर्स सिंपली ऐड, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मोनोमर्स जो है वो आपकी ऐड होंगी, दे ऐड टुगेदर विदाउट एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। इसमें क्या होगा कि आपका जो स्मॉल मॉलिक्यूल जो है कोई भी इसमें से एलिमिनेट नहीं होगा। जैसे कि अक्सर क्या होता है कि स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो
रिएक्शन में क्या हो रहा होता है, एलिमिनेट हो रहा होता है, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल हो गया, इसी तरह मैथनॉल हो गया या अमोनिया हो गया, इस तरह टाइप के जो हैं स्मॉल टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं सॉरी, वो इसमें एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे आपने देखा होगा रिएक्शंस में। लेकिन इस जो एडिशन पॉलिमराइजेशन की केस की बात मैं कर रही हूँ स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट नहीं होता, इसमें सिर्फ और सिर्फ मोनोमर यूनिट्स जो है वो आपकी ऐड होती है। ठीक है, सो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एडिशन पॉलिमराइजेशन कहते हैं। ठीक है, ये हमारी जो फर्स्ट टाइप थी एडिशन पॉलिमराइजेशन, ये स्टूडेंट्स हमने भी इसको सिर्फ डिफाइन किया है। ठीक है, अब मैं आती हूँ इसके जो मैकेनिज्म की तरफ आऊँ, तो मैकेनिज्म अब मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स इसका मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म में अगर हम देखें प्रॉपर मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है पॉलिमराइजेशन प्रोसेस, ये फ्री रेडिकल टाइप मैकेनिज्म को जो है वो फॉलो करेगा। ठीक है, इसमें क्या है, इट इज़ अ फ्री रेडिकल टाइप पॉलिमराइजेशन। फ्री रेडिकल टाइप पॉलिमराइजेशन क्या कि मतलब इसके मैकेनिज्म को अगर हम देखें तो क्या होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या, जिसमें अंदर जो है फ्री रेडिकल क्या होता है, हाईली रिएक्टिव स्पीशी होती है। ठीक है, हैविंग अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, तो हैविंग अनपेयर्ड ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जिसमें आपने अक्सर देखा होगा कि रेडिकल को, जैसे अल्काइल रेडिकल है, मिथाइल रेडिकल के ऊपर जो है वो एक डॉट से आपने इसको रिप्रेजेंट किया होता है। ठीक है, जैसे मिथाइल की मैं बात कर रही हूँ, मिथाइल रेडिकल हो गया, क्लोराइड रेडिकल हो गया, या इस तरह से आपने अक्सर देखा होगा। तो ये क्या होते हैं, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आप इसे कहते हैं, और ये हाईली रिएक्टिव स्पीशीज होती हैं। तो ये फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ये बेसिकली जनरेट होते हैं, और उसके थ्रू जो है ये पॉलिमराइजेशन प्रोसेस हो रहा होता है। तो अभी मैं जब मैकेनिज्म डिस्कस करूंगी तो फिर तो ये आप लोग सब डिटेल में इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सबसे पहले तो जस्ट मैंने लिखा कि फ्री रेडिकल टाइप पॉलिमराइजेशन है, तो ये मैं टर्म बता दी कि फ्री रेडिकल का यहाँ पर क्या मतलब है। तो होप्स हो कि ये पॉइंट जो है वो आपको क्लियर हो गया है। अब स्टूडेंट्स मैकेनिज्म को देखें तो इट इन्वॉल्व्स 3 मेन स्टेप्स। तो मैकेनिज्म में 3 मेन स्टेप्स आ जाते हैं। अगर हम इनके 3 मेन स्टेप्स देखें तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो आता है इनिशिएशन, उसे हम क्या कहते हैं, इनिशिएशन कहते हैं। जो सेकंड स्टेप है उसे हम कहते हैं प्रोपगेशन, और थर्ड स्टेप को हम कहते हैं टर्मिनेशन। अब ये नेम्स जो हैं वो इनके रखे गए हैं 3 मेन स्टेप्स के। तो फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, टू स्टार्ट, मतलब हमने क्या करना है, प्रोसेस ऑफ पॉलिमराइजेशन जो है वो हमने स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इनिशिएशन स्टेप में क्या होगा कि प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, तो प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है, टू प्रोसीड, मतलब आगे बढ़ना। ठीक है, प्रोसीड करेगा, ये प्रोसीड करेगा। प्रोपगेशन प्रोसेस में क्या होगा कि वो जो प्रोसेस है आपका प्रोसीड करेगा, आगे बढ़ेगा। और टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, टू स्टॉप या टू एंड। ठीक है, एंड करना या स्टॉप करना। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका प्रोसेस ऑफ पॉलिमराइजेशन जो होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा या एंड कर जाएगा। ठीक है, तो ये 3 स्टेप जो हैं बेसिकली इसके मैकेनिज्म में इन्वॉल्व हैं। तो स्टूडेंट्स अब मैं एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को कंप्लीट इसके जो स्टेप्स हैं वो भी एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं। हम मेन एग्जांपल जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन एग्जांपल है वो है पॉलिमराइजेशन ऑफ स्टाइरीन। स्टाइरीन की हम पॉलिमराइजेशन करते हैं, और ये आपको इसके रिजल्ट में जो पॉलीमर मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, एडिशन पॉलीमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम उसको, एडिशन पॉलीमर। जो पॉलिमराइजेशन एडिशन पॉलिमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू आपको पॉलीमर ऑब्टेन होता है, उस पॉलीमर को हम कहते हैं एडिशन पॉलीमर। और जो दूसरी टाइप है कंडेंसेशन पॉलिमराइजेशन, उसके थ्रू जो आपको पॉलीमर ऑब्टेन होगा उसको हम कहेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है, तो ये जो है ये 2 बातें थी, साथ में मैंने एक्सप्लेन कर दी। लेकिन वो तो चले, हम कंडेंसेशन पॉलिमराइजेशन को जब डिस्कस करेंगे तो होप्स हो कि वो भी आपको जो है वो ज़रूर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म की तरफ आते हैं। इसके जो कंप्लीट मैकेनिज्म है पॉलिमराइजेशन ऑफ स्टाइरीन, उसको मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। तो ये स्टूडेंट्स होप्स हो कि आपको एडिशन पॉलिमराइजेशन जो मैकेनिज्म हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उससे पहले में ये आपको कुछ पॉइंट नज़र आ रहा होगा। तो इसमें ये मैंने मेंशन किया है कि जो एडिशन पॉलिमराइजेशन है वो, जैसे मैंने आपसे कहा था कि स्टार्ट होती है फ्री रेडिकल जो है वो उसको फ्री रेडिकल पॉलिमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू होती है। ठीक है, लेकिन इसमें एक और बात जो आप लोगों ने याद रखनी है वो ये कि एडिशन पॉलिमराइजेशन जो है वो कैटेलाइज्ड कैसे होती है, इट इज़ कैटेलाइज्ड बाय थर्मल और फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। ठीक है, इसमें 2 कंडीशंस आपको बताई जा रही हैं, या तो थर्मल डीकम्पोजिशन होगी या फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। किसकी, ऑर्गेनिक पारोक्साइड्स की। किसकी, ऑर्गेनिक पारोक्साइड्स की, ताकि जो है वो आपके जो फ्री रेडिकल्स हैं वो जनरेट हों, टू गिव फ्री रेडिकल्स। ठीक है, तो मतलब क्या होगा कि इसमें या आपके जो ऑर्गेनिक पारोक्साइड्स होंगे, ठीक है, उनकी डीकम्पोजिशन होगी और वो आपको फ्री रेडिकल्स देंगे। तो उसमें वो डीकम्पोजिशन किस तरह से होगी, वो थर्मल या फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन होगी ऑर्गेनिक पारोक्साइड्स की, और उसके
रिजल्ट में आपको फ्री रेडिकल्स जो है वो ऑब्टेन होंगे। ठीक है, तो फिर उन फ्री रेडिकल्स के थ्रू जो है ये आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस जो है वो आगे फर्दर प्रोसीड करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम आते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ। तो सबसे पहले जो है मैंने आपको बताया है कि मैकेनिज्म जो है वो 3 मेन स्टेप्स पे जो है वो बेस कर रहा है। तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है उसकी तरफ मैं आती हूँ। तो स्टेप नंबर 1 जो है हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, जो कि क्या था, इनिशिएशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनिशिएशन जो है हम इसको अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इनिशिएशन हम करेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक पेरोक्साइड जो है उनकी फोटोकेमिकल या थर्मल डीकम्पोजिशन से जो है वो फ्री रेडिकल जनरेट होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा जो रिएक्शन है इसमें क्या होगा कि RC डबल बॉन्ड O एंड O और फिर C डबल बॉन्ड O एंड R। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका ऑर्गेनिक पैरोक्साइड्स हैं। ये देखें ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन बॉन्ड है, ये इसको हम इनको क्या कहते हैं, पैरोक्साइड्स कहते हैं। ठीक हो गया, तो ये ऑर्गेनिक पैरोक्साइड है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसके हम थर्मल डीकम्पोजिशन कर रहे हैं। ठीक है, इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि हीट कर रहे हैं, तो हीट की प्रेजेंस में हम जब रिएक्शन कर रहे हुए हैं तो मतलब ये क्या है, थर्मल डीकम्पोजिशन होगी, मतलब हीट की मौजूदगी में। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब हम डिकम्पोजिशन कैसे होगी स्टूडेंट्स, तो जब हम थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये जो ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन बॉन्ड है। ठीक है, तो क्या होगा कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये प्रॉपर वे में आपने इसको देखना है। ठीक है, तो होगा क्या कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ, होप सो कि ये आपको जो है वो सही तरह से नजर आए। ठीक है, तो ये देखें स्टूडेंट्स, क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास इस ऑक्सीजन के ऊपर जो है चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा। देखिए ये मैंने हाफ एरो से शो किया है स्टूडेंट्स। ये एक बात याद रखनी है कि अगर आप एक एरो पूरा का पूरा इस तरह से शो करते हैं, डबल हेडेड एरो, तो इसका मतलब है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक के पास चले गए हैं। ठीक है, तो अगर हाफ एरो शो करेंगे इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन एक के पास गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास। मतलब देख रहे हैं कि आप हाफ एरो मैंने इस तरफ शो किया है और हाफ एरो इस तरफ शो किया। इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। मैं रिपीट कर देती हूँ स्टूडेंट्स कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, क्योंकि एक बॉन्ड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो अब क्या है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर। तो होप्स हो कि ये पॉइंट जो है वो आपको क्लियर हो रहा है। तो अब हम फर्दर जो है वो प्रोसेस की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर देखें कि अब ये जो है बॉन्ड ब्रेक हो गया है और उसके रिजल्ट में जो है आपको 2 जो है वो यूनिट्स मिल रही हैं। ये देखिए अब आप R, उसके बाद जो है ये C डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O एंड O के ऊपर जो है वो रेडिकल आ गया है। ठीक है, तो अब आप देखें कि ये भी एक यूनिट, ये भी RC डबल बॉन्ड O एंड O रेडिकल है और ये भी RC डबल बॉन्ड O एंड O रेडिकल है। तो मैं क्या इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ ना, मैं लिख देती हूँ 2 मतलब ये 2 यूनिट्स हैं आपको ऑब्टेन हुई हैं। मतलब यहाँ पर 2 रेडिकल जो हैं वो इस तरह से यूनिट्स जो हैं आपको मिली हैं। अब इसकी फर्दर क्या होगी, यही फर्दर क्या करेगा, इसके अंदर मजीद प्रोसेस होगा। तो अब क्या होगा कि मजीद जो इनके बीच में बॉन्ड है, R अल्काइल जो ग्रुप है ऑर्गेनिक पार्ट है उसका कार्बन के साथ। ठीक है, तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये बॉन्ड मजीद नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें तो क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड जो है वो मजीद जो है वो ब्रेक होगा, ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस R ग्रुप के ऊपर आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक इलेक्ट्रॉन इस R के ऊपर और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन के ऊपर चला जाएगा। अब क्या होगा कि ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन मौजूद था वो इस वाले जो कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होप्स हो कि आपको नजर आ रहा है। इस पॉइंट को मैं जो बता रही हूँ ये आप देख सकते हैं कि मैंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन जो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ था उससे क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन इस R के ऊपर आ गया और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ गया। अब वो कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन आया वो इस वाले इलेक्ट्रॉन जो कि ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो मौजूद था वो आपस में मिलेंगे और क्या बना देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बॉन्ड तो है अब क्या हो गया, ब्रेक हो गया है ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया था एक इधर, तो ये आपस में बॉन्ड बना देंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बन जाएगा और ये आपका जो है वो नेक्स्ट क्या होगा कि अल्काइल रेडिकल जो है वो जनरेट हो जाएगा इसके अंदर। तो यही मैं नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को लिख के बता देती हूँ कि क्या हुआ था कि एक इलेक्ट्रॉन जो इसके ऊपर आया तो आपके पास 2 अल्काइल रेडिकल से, मतलब नेक्स्ट स्टेप अगर आप लिखें तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे कि 2 अल्काइल रेडिकल जो हैं वो जनरेट हुए और साथ में प्लस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है वो निकला। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कि आपको बताया है कि ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आया था, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन के ऊपर मौजूद था इन्होंने आपस में मिलकर बॉन्ड बना दिया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से आपको CO2 मॉलिक्यूल जो है वो मिलेगा। अब ये पीछे 2 यूनिट्स थी तो मैंने इसलिए लिख दिया यहाँ पर भी 2 आपको कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आपको ऑब्टेन होंगे। तो होप्स सो कि स्टूडेंट्स आपको
जो फर्स्ट इनिशिएशन स्टेप है वो क्लियर हो गया कि आपका जो फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन स्टेप में क्या होगा कि आपका अल्काइल रेडिकल जो है वो इसमें जो है वो जनरेट हो रहा होता है। तो ये चीज़ आप लोगों ने जो है वो अच्छे तरीके से केयरफुली इसको अंडरस्टैंड करना है। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स सेकंड स्टेप की तरफ, जो कि क्या है, प्रोपगेशन स्टेप। तो स्टूडेंट्स अब हम सेकंड स्टेप करने जा रहे हैं प्रोपगेशन। तो हम जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि हम पॉलीमराइजेशन ऑफ स्टाइरीन कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्टाइरीन है वो क्या होती है। तो जब स्टूडेंट्स जब हम CH2 ग्रुप के साथ CH2 ग्रुप डबल बॉन्ड CH, ये आपका विनाइल ग्रुप है, ठीक है, ये विनाइल ग्रुप है आपका, ठीक हो गया। तो इसके साथ जब आपकी C6H5 यूनिट लगी होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टाइरीन कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्टाइरीन, जो कि एक मोनोमर यूनिट है। तो जब ये कंबाइन करेंगी, बहुत सारी स्टाइरीन जो है मोनोमर यूनिट्स कंबाइन करेंगी, तो इसके रिजल्ट में आपको पॉलीस्टाइरीन मिलेगी, ठीक है, यानी कि लार्जर यूनिट मिलेगी, जिसको हम क्या कहेंगे, पॉलीमर कहेंगे, और वो पॉलीमर क्या कहलाएगा, पॉलीस्टाइरीन कहलाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इस तरह से हम इसको मजीद डिस्कस करेंगे। तो यही अब प्रोपगेशन स्टेप में क्या होगा कि जो फर्स्ट स्टेप में अल्काइल रेडिकल जो है वो जनरेट हुआ था, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ साथ ही। तो अल्काइल रेडिकल जो है वो क्या करेगा, इस जो ये यूनिट है आपके पास ये स्टाइरीन की, इसके साथ कंबाइन होगा। और आप देखें कि नेक्स्ट ये एडिशन किस तरह से हो रही है। मतलब ये मैंने आपको बताया ना कि एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है। तो पॉलीमराइजेशन ऑफ स्टाइरीन जो है वो एडिशन पॉलीमर इसमें आपको इसमें प्रोसेस में मिलेगा। तो अब हम किस तरह देखेंगे कि किस तरह से ये जो यूनिट्स हैं, स्टाइरीन यूनिट है, ये मोनोमर यूनिट्स जो है वो किस तरह से ऐड होती जा रही हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ये मैंने रिमूव कर दिए स्टाइरीन यूनिट वहाँ से। अब यहाँ पर मैं लिख देती हूँ और साथ में हम जल्दी जल्दी से एडिशन देख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर C6H5, ये आप लोगों ने स्टाइरीन जो है वो इस तरह से बना ली, और साथ में ये R रेडिकल जो है वो आपने लिख दिया। अब क्या होगा कि इसमें एडिशन करें तो आप देखें कि जो है वो ये वाला बॉन्ड है, ठीक है। बॉन्ड, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये क्या होगा कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले कार्बन के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये होप्सो कि ये नजर आ रहा है आपको, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये एक इलेक्ट्रॉन इधर और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आ गया, ठीक है। और जो है इसमें क्या होगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ कंबाइन होकर ये आपस में क्या होगा कि CH2 इसके साथ जो है वो R के साथ बॉन्ड बना देगा, और ये वाला एक बॉन्ड खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि R जो है वो इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आया था और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर जो आया था, ठीक है। तो वो आप इसमें दोनों ने मिलके, एक इस इलेक्ट्रॉन ने और ये जो कार्बन के ऊपर आया था, उन दोनों ने मिलके आपस में बॉन्ड बना लिया, ठीक है। ये एक नेक्स्ट जो है वो बॉन्ड आपको होप्सो के नजर आ रहा है। तो अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, आप इसको इस तरह से मेंशन करेंगे। तो ये मैं ले लेती हूँ, चेंज ले लेती हूँ मार्कर, ये, ठीक है। तो R है और इसके साथ जो है ये CH2 बॉन्ड बना, और फिर उसके बाद नेक्स्ट ये वाला एक सिंगल बॉन्ड रह गया, क्योंकि यहाँ से एक बॉन्ड तो ये ब्रेक हो चुका था, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ था, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब आप देखें कि एक इलेक्ट्रॉन जो इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हुआ था, अब वो आप इस तरह से मेंशन करेंगे, और बाकी जो है वो C6H5 यूनिट जो है वो आपके पास इस तरह से आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से आपने इसको मेंशन किया। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि प्रोपगेशन प्रोसेस है, प्रोपगेशन में क्या होता है कि जिसमें प्रोसीड कर रहा होता है, मतलब यूनिट्स जो है वो ऐड होती जाएंगी और प्रोसेस आपका जो है वो चलता जाएगा, ठीक है। अब इसी को हम नीचे उतारेंगे और इसके अंदर नेक्स्ट यूनिट जो है मोनोमर यूनिट को ऐड करते जाएंगे। तो अब ये आपके पास जो है वो RCH2 और फिर CH, और ये रेडिकल आपने एज इट इज़ लिखा, और फिर उसके बाद C6H5 नेक्स्ट ये यूनिट को नीचे उतार दिया। अब इसके अंदर फिर नेक्स्ट यूनिट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मोनोमर यानी कि स्टाइरीन का जो नेक्स्ट मोनोमर है वो आपने ऐड कर देना है, और वो आपको पता है कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे। CH2 ये आप लिख लें, CH2 ये, और साथ में डबल बॉन्ड और CH और फिर C6H5, ये अनदर मोनोमर यूनिट ले लिया आपने, सेकंड मोनोमर यूनिट लिया। ये फर्स्ट पहले ऐड किया, फिर इसी तरह सेकंड ऐड करेंगे, फिर थर्ड करेंगे, इस तरह से ऐड करते जाएंगे, और प्रोसेस जो है वो प्रोपगेशन प्रोसेस होता जाएगा, ठीक है। प्रोपगेशन स्टेप चलता जाएगा, और ये उस वक्त तक एंड नहीं होगा कि जब तक कि मतलब नेक्स्ट लास्ट स्टेप में बताऊंगी कि टर्मिनेशन स्टेप में कैसे मतलब एंडिंग कैसे होगी इसकी स्टूडेंट्स। तो अब क्या होगा, इसी तरह ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर जो है वो आ जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन के ऊपर, और ये वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन जो ये मौजूद था इस कार्बन के ऊपर, वो क्या एक इलेक्ट्रॉन वो आपस में इस वाले कार्बन के साथ मिलकर बॉन्ड बना देगा, ठीक है। तो अब इनको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब R आप एज इट इज़ लिखते जाएं, R के साथ जो है ये CH2, सिंपल आपने क्या करना है, इनको ऐड करते जाना है, ठीक है। तो CH2 फिर ये CH है और ये C6H5 है, C6H5, और उसके बाद ये जो बॉन्ड बन गया है आपने एज इट इज़ लिख दिया, ये बॉन्ड
जो कार्बन और कार्बन के बीच में बना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कार्बन का ये वाला बॉन्ड और फिर आपने लिख दिया इसको CH2 और फिर यहाँ पर अब आप देखें कि अब बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि डबल था अब सिंगल हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ था। तो नेक्स्ट जो है वो अब आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर CH आ जाएगा और फिर C6H5 जो है वो यूनिट आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा और एक इलेक्ट्रॉन जो इधर आया था, आप ये देखें कि एंड पे, अब इसके एंड पे हमेशा आप देखेंगे कि एंड तक जो है वो एंड पे एक लाजमी जो है वो रेडिकल मौजूद होगा। और जब तक स्टूडेंट्स आपके पास रेडिकल मौजूद होता है उस वक्त तक जो है वो आपकी जो प्रोपगेशन प्रोसेस है वो कंटिन्यू होता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है, और जो है वो आप इसी तरह प्रोसेस ऑफ पॉलिमराइजेशन मतलब करते जाएंगे। इसी तरह फिर आप थर्ड यूनिट को ऐड करेंगे। मैं एक और यूनिट को भी ऐड कर देती हूँ ताकि मजीद जो है आप इस प्रोसेस को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स यहाँ तक जो है वो आपको पॉइंट क्लियर हो गया है। अब इसी के अंदर मैं एक और यूनिट बस ऐड कर लेती हूँ और फिर हम आगे फर्दर जो है टर्मिनेशन पॉइंट की तरफ आएंगे, टर्मिनेशन स्टेप की तरफ। तो मैं इसी को नीचे उतारती हूँ, RCH2 फिर CH, दोबारा से अब जल्दी जल्दी आप इसको नीचे यूनिट को जस्ट उतार दें, फिर CH2 फिर CH और फिर उसके बाद C6H5। ये आपका, और लास्ट में ये जो आपने रेडिकल जो है यहाँ पर मौजूद था वो भी मैंने साथ ही मेंशन कर दिया। अब थर्ड यूनिट फिर डालेंगे मोनोमर यूनिट स्टाइरीन की, तो आप डालेंगे CH और फिर C6H5। ये यूनिट थी मोनोमर यूनिट थी आपकी स्टाइरीन की, तो ये ऐड होगी दोबारा से। वही प्रोसेस होगा कि बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन के साथ कंबाइन होकर तो बॉन्डिंग कर लेगा। अब इनको आप कैसे लिखेंगे, आप इसको कंबाइन करके ओवरऑल लिख लें। तो इस तरह से कैसे लिखेंगे आप कि RCH2 फिर ये इसके साथ CH और फिर C6H5 और फिर उसके बाद बॉन्ड, फिर CH2 और फिर उसके बाद जो है वो आपने CH, और इस तरह से यूनिट जो है वो ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर स्पेस कम है स्टूडेंट्स, में जो है ना ऊपर वाले स्टेप को ज़रा रिमूव कर देती हूँ। तो ये स्टूडेंट्स होप्स हो कि आपको नज़र आ रहा है। तो ये मैंने ऊपर करके लिख दिया है। तो अब आप देखें कि नीचे अब मैं इसको लिखूंगी R और फिर नीचे उतार देंगे बस CH2 और फिर CH फिर C6H5 और फिर इसी तरह CH2 फिर CH फिर C6H5। तो यहाँ तक तो हम पहुँचे, ठीक है, यहाँ तक ये यूनिट स्टार्ट वाली में जो लिख रही हूँ, ठीक हो गया। अब ये यही वही बॉन्ड जिसको मैंने अभी बताया था कि ब्रेक होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है वो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये जो है प्रोपगेशन प्रोसेस जो है वो होता जा रहा है। तो अब ये क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन के साथ, मतलब जो इसके पास मौजूद था एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जो मौजूद है, ये आप इसमें क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो ये बॉन्ड बनाएंगे तो आप देखेंगे CH के साथ आप यहाँ पर कोई रेडिकल, आपने फ्री रेडिकल जो है वो नहीं शो करना। अब इसका साथ बॉन्ड आप बना देंगे, CH2 हो जाएगा और फिर इसी तरह से ये बॉन्ड सिंगल अब हो जाएगा, क्योंकि ये डबल था ना, तो डबल बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा, एक सिंगल बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा और एक जो है बॉन्ड वो रिटेन रहेगा। ठीक है, वो आपने एज इट इज लिख दिया, CH2 और फिर सिंगल बॉन्ड और फिर साथ में CH और फिर C6H5। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये जो यूनिट है वो इस तरह से स्टाइरीन यूनिट जो है वो मोनोमर यूनिट्स जो हैं वो ऐड होती जा रही हैं। हर स्टेप में एक एक यूनिट ऐड होती जाएगी और इस तरह से एक यूनिट थी हमारे पास बिल्कुल स्टार्ट में, तो ऐसा ऐसा करते करते जब आपने 3 यूनिट्स को ऐड किया तो आप देखें कि प्रोसेस जो है वो किस तरह से यहाँ पर एक रेडिकल जो है दोबारा से जनरेट हुआ है, तो यहाँ पर वो आपने लिख दिया। तो इस तरह से प्रोसेस जो है वो स्टूडेंट्स कंटिन्यू चलता जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होता रहेगा और आगे प्रोसेस चलता रहेगा, उस वक्त तक चलता रहेगा कि जब तक कि हमारे जो फ्री रेडिकल्स हैं वो जनरेट नहीं होते। मतलब जहाँ पर फ्री रेडिकल जो है वो आप इसमें मतलब वो ख़त्म हो जाए। अब वो ख़त्म कैसे हो सकते हैं, उसके लिए मैं आपको बताती हूँ टर्मिनेशन प्रोसेस में, टर्मिनेशन स्टेप में बताऊँगी कि किस तरह से वो ख़त्म हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक के होप्स हो के ये जो हमने 3 यूनिट्स ऐड किए हैं और प्रोपगेशन स्टेप जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में जो सेकंड स्टेप प्रोपगेशन स्टेप है जो मैंने भी आपसे डिस्कस किया, होप्स हो के स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया है कि प्रोपगेशन जो है वो कैसे हो रही है। ठीक है, तो अब हम आते हैं, मैं लास्ट स्टेप में आती हूँ टर्मिनेशन स्टेप में, लेकिन मैं एक दफ़ा बात ये रिपीट कर देती हूँ कि जब तक कि आपका जो है वो जो आपका फ्री रेडिकल जो है वो जनरेट होता रहेगा, उस वक्त तक जो है वो आपका जो ये प्रोपगेशन प्रोसेस, प्रोपगेशन स्टेप है, सॉरी जो सेकंड स्टेप है प्रोपगेशन स्टेप, वो आपका कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, टर्मिनेट करना है। अगर प्रोसेस को मतलब एंड करना है तो हम क्या करेंगे कि जो 2 अगर रेडिकल्स हैं, ठीक है, उनको आपस में क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। जब वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे 2 रेडिकल्स, तो क्या होगा कि अब कोई भी न्यू जो रेडिकल है वो जो है वो जनरेट नहीं होगा, तो इस वजह से जो है वो नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो फिर प्रोसीड नहीं कर पाएगा। ठीक है, और वो फिर क्या होगा, उस प्रोसेस का एंड होगा, यानी कि टर्मिनेशन स्टेप कहलाएगा।
तो अब हम आते हैं टर्मिनेशन स्टेप की तरफ। तो होप्स हो के स्टूडेंट्स ये जो मैंने बात आपसे डिस्कस किया टर्मिनेशन प्रोसेस के बारे में, ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया है। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास टर्मिनेशन स्टेप है। टर्मिनेशन का मतलब मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि टू एंड यानी कि टू स्टॉप, मतलब रिएक्शन हम स्टॉप करने जा रहे हैं। तो इसमें हम क्या लेंगे, हमारे पास जो यूनिट थी, यूनिट हम लोग ऐड करते जा रहे थे, तो हमारे पास वो यूनिट क्या थी, RCH2CH, और इसी तरह से लेट सपोज चले मैं 2 यूनिट्स ले लेती हूँ, C6H5, और इसी तरह एक और यूनिट में ले लेती हूँ। लेट सपोज मैंने 2 यूनिट्स, मैंने आपसे कहा स्टार्ट में कि 2 यूनिट्स ले लेती हूँ, ठीक है। तो C6H5 ये एक और यूनिट ले ली। अब आप देखें कि इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि मैं कहती हूँ कि एक जो है वो यूनिट लेट सपोज CH2CH और C6H5, ये एक यूनिट जो है वो बेसिकली वो ये एक यूनिट है जो कि एक रिपीटिंग यूनिट है। यही यूनिट जो है वो रिपीट हो रही है बार बार, तो इसी वजह से हम इस यूनिट को क्या कहते हैं, रिपीटिंग यूनिट। तो ये रिपीटिंग यूनिट को मैंने आप देख रहे हैं कि मैंने ब्रैकेट में शो कर दिया है, और इसके बाहर जो है वो साथ में यहाँ पर एक रेडिकल आपने देखा कि ये आपने लगा दिया, ठीक है। और n-1 में लिख रही हूँ। अब इसका क्या मतलब है, n-1 मैंने क्यों लिखा, ये अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम यहाँ पर ये n-1 का क्या मतलब है। तो ये नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स, n रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स को। तो -1 का क्या मतलब है कि इसमें से एक यूनिट जो है वो आपने बाहर निकाल के जो है वो रखी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि ये CH2 एंड CH एंड C6H5, ये आपने यूनिट जो है वो यहाँ से और यहाँ से R ग्रुप जो है वो, ये मतलब एक कंप्लीट यूनिट जो है वो बाहर निकाली हुई है, n में से रिमूव की हुई है, तो इसी वजह से n-1 लिखा हुआ है। अगर 2 यूनिट्स को निकाला होता है तो फिर हम लिखते हैं n-2, अगर 3 को तो फिर n-3, इस तरह से आप लोग ने इसको रिप्रेजेंट करना होता है। तो अब क्योंकि हम टर्मिनेशन करने जा रहे हैं, तो टर्मिनेशन में क्या होगा कि वो जो आपके पास सेकंड रेडिकल है, 2 रेडिकल्स जो है वो आपके उसमें जनरेट हुए थे। तो फर्स्ट रेडिकल जो है वो प्रोपगेशन में इस तरह से कंटिन्यू हो रहा था, प्रोसेस चलता जा रहा था, तो एक जो है वो अल्काइल रेडिकल मौजूद था, ठीक है। तो वो इसके साथ क्या करेगा, ये आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद है, एक इस अल्काइल रेडिकल के ऊपर, तो ये आपस में जब कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बना देंगे, बॉन्ड बना देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब क्या होगा कि न्यू जो है कोई भी फ्री रेडिकल जनरेट नहीं हुआ कि वो प्रोपगेशन प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू करे या प्रोपगेशन करे, मजीद मतलब प्रोसेस को कंटिन्यू करे। तो इसी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो आपकी चेन है वो मतलब ये आपका जो पॉलीमर यूनिट है वो यहाँ पर पॉलीमराइजेशन स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। मतलब मजीद जो है वो एडिशन नहीं हो, कंटिन्यू नहीं हो सकेगी, ठीक है। तो मतलब क्या होगा कि मैंने आपको कहा कि फर्दर क्या होगा कि जस्ट इनको वापस में आपने जोड़ देना। तो मैं यहाँ पर नीचे इस तरह से आपको शो कर रही हूँ कि देखिए आपने क्या किया कि इनको आपस में जोड़ दिया, तो ये बस आपने ऊपर से नीचे ही उतार लेना है। CH2 CH और C6H5 ये यूनिट्स जो आपने स्टार्ट में ऐड की थी, इनको आपने एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है, C6H5। और यहाँ पर ये जो रेडिकल था ये मैंने आपको बताया, ये इसके साथ कंबाइन होकर ये क्या बना देगा, बॉन्ड, और ये आपस में इनका बॉन्ड बन गया। अब कोई भी फ्री रेडिकल जो है वो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि इसमें जनरेट नहीं हुआ, और ये बाकी आप वैसे एज इट इज़ लिख दें, ऊपर से नीचे उतार दें, कि जिस तरह ये आपको मैंने बताया कि ये यूनिट जो है वो रिपीटिंग यूनिट आप लोगों ने इस तरह से मैंशन कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये n-1 जो है वो आप साथ में जो है वो इसको आप लिखते हैं। तो ये आपकी जो है वो क्या होगी, बेसिकली क्या है, ये रिपीटिंग यूनिट है। तो अगर हम इनको आपस में मतलब हम इनकी बात करें कि सारी जो यूनिट्स हैं ये आपस में कंबाइन हो गई, और आपने देखा कि कोई भी फ्री रेडिकल जो है वो इसमें जनरेट नहीं हुआ, आपने ये एज इट इज़ लिख दिया n-1। तो फ्री रेडिकल कोई भी जनरेट नहीं हुआ, तो यहाँ पर आपका जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है वो क्या हो गया स्टूडेंट्स, स्टॉप हो गया है। तो होप्स हो के स्टूडेंट्स आपसे जो मैंने आज का और जो इसके रिजल्ट में जो आपको पॉलीमर मिला है उसको हम क्या कहते हैं, एडिशन पॉलीमर। तो ये जो आपका पॉलीस्टाइरीन है वो फिर इसके रिजल्ट में आपको मिला, इसको हम क्या कहेंगे, ये जो एडिशन पॉलीमर इसको हम क्या कहेंगे, पॉलीस्टाइरीन। और ये होप्स हो के स्टूडेंट्स मैंने आपसे जो मैकेनिज्म जो है इसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में ये जो 3 मेन स्टेप्स जो इसके अंदर आ जाते हैं वो डिस्कस किए हैं। तो होप्स हो कि आपको तीनों पॉइंट जो है वो क्लियर हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर आपके माइंड में स्टिल कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी पॉइंट जो है अगर आपको लगता है कि आप उसमें कन्फ्यूज़ हैं, तो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।